Hello everybody. Today I will discuss the part 2 of income method for measuring national income. In my previous video already I have discussed the part 1 of income method for measuring national income. So इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरा जो पार्ट 1 का वीडियो था इनकम मेथड के ऊपर, इसमें आप जाइए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ। जो जब आप कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, you do not face any problem because all the concepts I have clarified very properly and elaborately. So it means each and everything I have discussed properly. So similarly, it means और कुछ पार्ट है, सम पार्ट इज देयर ऑफ इनकम मेथड. टुडे आई विल डिस्कस बोथ इंग्लिश, हिंदी में मैं बताऊंगा. ठीक है, आई विल डिस्कस इट मीन्स बाय यूजिंग both Hindi and in English. Okay, so some concepts are there actually. These concepts, it means are not included in the calculation of domestic income and national income. In some cases, in some numerical questions, it is given current transfers from the government, net current transfers from the rest of the world, national debt interest. So these type of it means concepts are given, but students are in confusion. They are asking, वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये तो इट मीन्स नेशनल इनकम कैलकुलेट में कहाँ पर भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन जो कैलकुलेट होता है ये नहीं है, ये सब क्या है. तो उसका भी इम्पोर्टेंस है. ओके, इन बेसिकली some concepts actually are not included in the calculation of domestic income and in national income, but कुछ है इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम. ओके, और कुछ पार्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस करेंट ट्रांसफर्स. Current transfers actually the payment made in the form of gift, donations, remittance of money, offering food to beggars, old age pension, unemployment allowance, scholarships, relief, both made by an individual or government from their current income. जो पेमेंट होता है सब, ये सब क्या है, यूनिलैटरल पेमेंट है. जो पेमेंट सब होता है गिफ्ट, डोनेशंस, रेमिटेंस ऑफ मनी ऑल्सो. रेमिटेंस ऑफ मनी, सी आवर रिलेटिव इज रिजाइडिंग इन द फॉरेन कंट्री, सपोज वी सेंड मनी टू हिम. कि सपोज आवर फैमिली मेम्बर्स वर्किंग इन फॉरेन कंट्री, दे सेंड मनी टू अस, सो इट इज़ द रेमिटेंस ऑफ मनी. ऑफरिंग फूड टू बेगर्स, कभी कभी हम बेगर्स को फूड ऑफर करते हैं. ओल्ड एज पेंशन, बेसिकली people age is more than 60 and belongs to poor family. Okay, they are entitled for monthly pension from the government. Okay, जो वृद्धावस्था में बेसिकली मोर देन 60 एज लोगों को सरकार ने मंथली पेंशन भी कुछ दे रहा है. ये ओल्ड एज पेंशन है, नॉट पेंशन ऑन रिटायरमेंट. पेंशन ऑन रिटायरमेंट अलग है. पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Already the employees have contributed their productive service and after age of 60 receive pension. It is different one. Old age pension actually one sided है. ये जो भी पेमेंट हो रहा है ये सब वन साइडेड है. ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, ये भी बेरोजगारी लोगों को दिया जाता है. ओके, वो ड्यू टू दिस दे मेंटेन नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को मिलता है. रिलीफ एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर. सो ये जो पेमेंट्स है ये एक तरफा का पेमेंट है. सो दीज पेमेंट्स मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट, ओके, फ्रॉम देयर करेंट इनकम्स. इसलिए करेंट ट्रांसफर्स क्या है, फ्रॉम देयर करेंट इनकम्स. सो दीज टाइप ऑफ ट्रांसफर्स आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द ट्रांसफर इनकम. ओके, यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स एक्चुअली the people received these payments without contributing any productive service, without contributing any productive service, without contributing towards the flow of goods and services.
वो पैसा रिसीव करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो कि ओल्ड एज पेंशन हो, ये सब पैसा रिसीव करते हैं, मगर उसके बदले में वो कोई प्रोडक्टिव सेवा नहीं देते हैं. प्रोडक्टिव सर्विसेज मीन्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स goods and services in the economy. So it's a unilateral transfer, one-sided payment made by the individual or the government. Okay, sometimes the payment of individual to the government. Now the COVID situation, COVID-19 pandemic is already mushroomed or spread out in the economy. So already people contributed towards Prime Minister Care Fund. तो जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को हम कंट्रीब्यूट किया, तो वो कहाँ से गया? इंडिविजुअल से वो गवर्नमेंट को गया. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो मेड पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, रिलीफ. ओके, रेगुलरली गवर्नमेंट इसको दे रहा है. तो ये वन साइडेड है, चाहे वो हमारी इंडिविजुअल से गवर्नमेंट को जाता है कि गवर्नमेंट से लोगों के पास आता है, मगर ये एक तरफा है. ओके, so it means in terms of in regarding to the people, they received payments, but it means they do not contribute towards goods and services in the economy. Okay, so current transfers, actually these transfers made by both individual or government from their current incomes. Okay, these type of transfers are unilateral transfers, one sided transfers. ओके, ये सब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है. ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बिकॉज ड्यू टू दीज ट्रांसफर्स देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ये जो ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर के वजह से अर्थव्यवस्था में कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होता है. देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. Already I have discussed the transfer income. So it is current transfers from their current incomes. Individuals or the government they make payments out of their current incomes. And one thing is very important one, it is a unilateral transfer. Whether one side the government receive the payment or the people receive the payment. But they it means in a reciprocal manner, they do not contribute towards goods and services in the economy. Clear? इट इज़ करेंट ट्रांसफर्स. नेक्स्ट वन, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. वही चीज़ है जो गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर आता है, द गवर्नमेंट मेड ट्रांसफर्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, रिलीफ, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर पीपल. ओके, रेगुलरली ये सब ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से लोगों को होता है. द गवर्नमेंट मेड पेमेंट टू द पीपल, but the people they do not contribute towards production of goods and services in the economy. Okay, they are having no contribution towards productive services, but they receive income from the government. वो सरकार से it means रिसीव करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, मगर उनका कोई प्रोडक्टिव सर्विस के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. In this case, same thing, it is current transfers from government. Government made payment related to the pension on retirement, it means unemployment, old age pension, unemployment allowance, scholarships, relief, etc. out of its current income. Okay, it is not included in domestic income and national income. Okay, so these type of payments are unilateral one, and due to these type of payments there is no corresponding flow of goods and services in the economy. There is no flow of goods and services in the economy. So these type of transfer incomes are not included in domestic income and national income. Next one, another important concept is there, net current transfers from the rest of the world. So net means difference. Net जो है वो difference है. इसमें क्या है, जो current transfer हम abroad से receive करते हैं. Rest of the world means abroad. जो ROW ना, rest of the world, it is abroad. Okay, all foreign countries, it means abroad for us. So net means difference. So हम कितना ट्रांसफर, करेंट ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर इनकम रिसीव करते हैं और कितना ट्रांसफर इनकम पेड करते हैं, उसी का डिफरेंस है. ओके, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस करेंट ट्रांसफर्स पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या क्या हम रिसीव कर रहे हैं? गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंस ऑफ मनी, फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर,
ओके, अदर कंट्रीज हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। सपोज आज कोई ना साइक्लोनिक स्टॉर्म आ गया, कि फ्लड आ गया, हैवी फ्लड आ गया, कि क्वेक आ गया, तो अदर कंट्रीज वो हमको फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं, और गिफ्ट्स आता है, डोनेशंस आता है। ओके, और हमारा जो रिलेटिव्स बाहर है वो भी हमको पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस ऑफ मनी। तो इट इज़ करेंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और सिमिलर पेमेंट्स मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब ट्रांसफर है। वो जो ट्रांसफर, गिफ्ट, डोनेशन, ये सब बाहर देशों से आता है, उसमें हम कुछ इट मीन्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वी रिसीव्ड इनकम विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। ओके, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। हम उनको कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हैं, मगर हम रिसीव करते हैं। सिमिलरली हम जो अब्रॉड को पेमेंट करते हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट्स करते हैं, उसके बदले में उनसे कोई प्रोडक्टिव सर्विस हमको प्राप्त नहीं होता है। ओके, so it is current so net current transfers from the rest of the world is abroad. So just you remember, it is current transfers received from the abroad. हमको कितना रिसीव होता है और कितना हम पेमेंट करते हैं, उसका डिफरेंस। current transfers received from the rest of the world and current transfers paid to the rest of the world. So here same thing, transfer income is not included in national income. Only factor income like rent, interest, wages and profit included. Only factor income include होता है। factor income is the income received फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। हम प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं, वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में हमको जो इनकम प्राप्त होता है वो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ट्रांसफर इनकम में हमको इनकम रिसीव होता है और उसके बदले में हम कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ओनली फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, जस्ट टू रिमेंबर। सो जब न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आपको डिटेक्ट करना है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इट मीन्स फूड ऑफर टू बेगर्स, की फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बेगर्स, क्लियर, और गिफ्ट है, डोनेशन है, रेमिटेंस ऑफ मनी है, ये सब ट्रांसफर इनकम है। ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है। फैक्टर इनकम क्या है? हम हमारा प्रोडक्टिव सर्विस कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बदले में हमको जो इनकम प्राप्त होगा उसी को हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ओनली फैक्टर इनकम। सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, 4 फैक्टर्स आर देयर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। सो जो पेमेंट आता है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जो नेक्स्ट है, जो एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम एक्चुअली 2 सेक्टर्स को जाता है, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी। तो मिक्सड इकोनॉमी मीन्स इट्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, डेफिनेशन क्या है प्राइवेट सेक्टर? द सेक्टर विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जिसको कंट्रोल, मैनेज, जिस सेक्टर को फाइनेंस, कंट्रोल, मैनेज एक इंडिविजुअल की और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। अगेन, it is the sector which is owned, controlled and financed by an individual or group of individuals. It is the private sector. But in case of public sector, the sector which is owned, controlled and managed by the government. Finance, it means management, everything किसके कंट्रोल में होता है? वो सरकार के कंट्रोल, गवर्नमेंट ओके हाथ में होता है। सो जो डोमेस्टिक इनकम है वो दोनों सेक्टर को जाता है, कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को जाता है, कुछ पार्ट पब्लिक सेक्टर को जाता है। वही चीज में लिखा, डोमेस्टिक इनकम एक्रूड टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस डोमेस्टिक इनकम एक्रूड टू द पब्लिक सेक्टर। देन नेट करेंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली यहां पर मैं लिखा नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब फ्रॉम, नेट फ्रॉम देगा, ओके, एक्चुअली वो ऐड होता है, मगर ये प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है। ये सब प्राइवेट इनकम में, ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड, मगर प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होगा। जब ट्रांसफर इनकम आएगा वो प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होगा, याद रखना। सो नेट फ्रॉम दिया है तो ऐड करेंगे। नेट फ्रॉम दिया है, इट मीन्स हम ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, कम पेमेंट कर रहे हैं, जो ट्रांसफर इनकम। और यहाँ पर दिया है नेट करेंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, टू द नेट टू दिया है, हम नेट टू दिया है मीन्स हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे, कम रिसीव करेंगे। इसलिए जब हम प्राइवेट इनकम निकालते हैं उसको हम माइनस करेंगे। मगर नेट और फ्रॉम दिया है, जब प्राइवेट इनकम हम निकालेंगे उसको ऐड करेंगे, टू रिमेंबर। मगर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं है। ओके, क्योंकि ये सब ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। द नेक्स्ट वन, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट। एक वन क्वेश्चन इज कमिंग,
जे वेदर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड इन नेशनल इनकम और नॉट। ये जो इंटरेस्ट मिलता है नेशनल डेब्ट से, क्या वो इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में? तो नेशनल डेब्ट एक्चुअली क्या है? नेशनल डेब्ट क्या है ना, गवर्नमेंट बोरोज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। सरकार ने पब्लिक से बोरो करता है, सो डायरेक्टली बोरो नहीं करता है, इनडायरेक्टली। कैसे? पोस्ट ऑफिस में सपोज पीपल इन्वेस्ट फंड्स ऑन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसके ऊपर थोड़ा बोलता हूँ, एनएससी के ऊपर। अभी जो रूल है, आप एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आप 10,000 सपोज इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 5 ईयर्स के बाद आपको 15,000 मिलेगा। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आप कितना डिपॉजिट किया, आप कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 किया, सो 10,000 का जो 50% है वो इंटरेस्ट आकर में आएगा, मगर आफ्टर 5 ईयर्स। तो अभी सिमिलरली अभी 20,000 से आप एक एनएससी खरीदा, सो 20,000 से खरीदा मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स आपको 30,000 मिलेगा। 20,000 का जो हाफ है, 50% है, वो इंटरेस्ट के आकर में आएगा। ओके, so it is the national saving certificate. Similarly, Kisan Vikas Patra, another bond paper. Okay, also we purchased from the post office. Now it is around in 9 years actually the amount would be doubled. Around 8 years and 7 months the amount would be doubled. अभी आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे किसान विकास पत्र के ऊपर, एक बॉन्ड पेपर सरकार देता है, उसके ऊपर आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे, और एक्यूरेटली आफ्टर 8 years and 7 months, now 8 years and 7 months you would receive 20,000. सो 10,000 आप अभी इन्वेस्ट किया, सो आफ्टर 8 years and 7 months आपको 20,000 मीन्स उसका डबल। अभी 20,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 40,000 मिलेगा। सिमिलरली, सो इन दीज वेज एक्चुअली बोरोज। देन नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओके, प्रोविडेंट फंड में हम जो पैसा रखेंगे वो सब बैंक में, इन ऑल द बैंक्स एक्चुअली वी कैन ओपन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इन दिस अकाउंट एक्चुअली गवर्नमेंट इट मीन्स पे मोर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करता है। सो इन प्रोविडेंट फंड एक्चुअली इट मीन्स अप टू 15 years or 20 years एक्चुअली वी डिपोजिट मनी। सो इट मीन्स आफ्टर 3 years एक्चुअली इट मीन्स द अकाउंट होल्डर्स आर एंटाइटल टू विथड्रॉ सम पार्ट ऑफ द मनी, नॉट टोटल मनी। आप अभी ओपन करोगे प्रोविडेंट फंड में जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, और प्रोविडेंट फंड अकाउंट सभी बैंक्स में आप ओपन कर सकते हो। इसी प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, हाउ मच मनी एक्चुअली यू डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एक्चुअली इट इज एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ओके, सो जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे, और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। मगर रूल है आफ्टर 3 years, आफ्टर मिनिमम 3 years, 3 साल के बाद आप कुछ पार्ट, नॉट होल अमाउंट, some part of the deposit you can withdraw from your account, but after 15 years और after 20 years जो ड्यूरेशन जो होता है मिनिमम 15 years होता है, तो आप पैसा पूरा उठा सकते हो। और ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट है आपका, तो उसके ऊपर भी आप लोन भी ले सकते हो। ओके, उसमें जो बैलेंस है उसको देखाकर आप लोन भी ले सकते हो, ये सिक्योरिटी के आकार में आप देखाकर लोन भी ले सकते हो। तो ये जो प्रोविडेंट फंड में आप जो डिपॉजिट किया उसको सरकार के पास गया, एनएससी के ऊपर जो इन्वेस्ट किया वो सरकार के पास गया, किसान विकास पत्र के ऊपर जो इन्वेस्ट किया वो भी सरकार के पास गया। सिमिलरली पेंशन फंड्स, अभी हम पेंशन फंड्स कर रहे हैं। जैसे आपको सपोज 40 एज है, आप 20 years के लिए कर दिया, आपको कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, और आप 60 के बाद आपको ऑटोमेटिकली पेंशन आएगा। जो जितना पैसा आप दिया, सपोज आप पूरा 20 years में 6 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख दिया, उसके हिसाब से आपको पेंशन एवरी मंथ आएगा आफ्टर 60। तो अभी जो पैसा गया वो सरकार के पास गया। तो LIC के ऊपर जो हम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम दे रहे हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट ले रहा है। तो ये यही है, इट इज़ द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। इसी इन दिस वे गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, इसी तरीके से गवर्नमेंट बोरो करता है, ओके, पब्लिक से। सो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट जो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, ओके, ये इंटरेस्ट एक्चुअली नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, because it means funds borrowed by the government from the public used by the government for consumption purposes, उसको सरकार लेके कंजप्शन के लिए खर्च करता है, नॉट फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। ओके, हम जो हमारे से जो पैसा ले रहा है, जो गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द पब्लिक, एक्चुअली गवर्नमेंट यूटिलाइज द इट मीन्स फंड्स फॉर कंजप्शन पर्पजेस, नॉट फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। तो कंजप्शन पर्पजेस के लिए यूज कर रहा है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमको दे रहा है वो
डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. सपोज वन क्वेश्चन इज कमिंग, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. रीजन, द गवर्नमेंट यूज द फंड ऑफ द पब्लिक फॉर कंजप्शन पर्पजेस. रीजन देना है, विदाउट रीजन मार्क इज नॉट अवॉर्डेड. सो गवर्नमेंट यूज द फंड ऑफ द पब्लिक फॉर कंजप्शन पर्पजेस, and how much interest paid by the government to the public is not included in domestic income and national income. जब कंजप्शन पर्पज के लिए यूज करेगा और वो जो इंटरेस्ट हमको देगा वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूँ, वो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट नहीं है. सपोज आपका फ्रेंड को कुछ मनी लेंड किया, कुछ उधार दिया आपका फ्रेंड को, तो आपका फ्रेंड उसको लेके सपोज कंजप्शन पर्पज के लिए वो यूज करेगा, हम यही लेंगे, वो उसको खर्च करेगा कंजप्शन के लिए. वो तो सभी समय इट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए नहीं लेगा. तो हमको यही लगता है जब व्हेन द पर्सन लेंडिंग मनी टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, then it means friends and relatives actually use these funds for consumption purposes. For this reason, how much interest they paid, it is not included in domestic income and national income. मगर हम जैसे हम बैंक को दे रहे हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंक्लूड होगा. क्योंकि हम जो बैंक को दे रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, और बैंक उसको क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है प्रोडक्टिव पर्पज के लिए. ईच एंड एवरी टाइम बैंक लेंड टू द पब्लिक फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. You should have mentioned when you approach the bank for loan, at that time you should have given the purpose, for what purpose you want to borrow money from the public, for what reason you want to borrow from the bank. So you should have give the reason to the bank, for this purpose. So if bank detect that you want to take loan for productive purpose, वो आपको लोन सैंक्शन करेगा. तो इसी के वजह से बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि बैंक यूज द फंड्स ऑफ द पब्लिक फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. समझ में आ रहा है. तो ये नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, हाउ मच अमाउंट borrowed by government from the public and how much interest paid by the government to the public is not included in domestic income and national income, because government use the fund of the public for consumption purposes. एक अच्छा चीज़ है, such debts generally used by the government for consumption purposes instead of productive purposes. So interest paid on such debts is treated as transfer income and not included in domestic income and in national income. तो अदर चीज़ तो मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में. डोमेस्टिक टू नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एडेड, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड सब्ट्रैक्टेड. वही चीज़ को और एक बार बता दिया. तो उल्टा है, नेशनल टू डोमेस्टिक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड सब्ट्रैक्टेड, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड एडेड. ऑलरेडी इन माई फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. देन और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है, कैलकुलेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE. So wages and salaries in cash, rent free accommodation, value of free medical aid, value of subsidized meals, traveling allowance, ये दिया है. तो COE हम जानते हैं जो compensation of employees, compensation of employees, it means the factor income received by the employees from the employers for rendering their productive services. हम जब हम कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी फार्म, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा. वो 3 पार्ट्स है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस सैलरी इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेरा फर्स्ट वीडियो में. तो ये जो क्वेश्चन है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिया है, सैलरी इन काइंड में रेंट फ्री अकोमोडेशन और वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड. मैं बार बार बोल चुका हूँ, सैलरी इन काइंड में, सैलरी इन काइंड, फ्री क्वार्टर फैसिलिटी, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रेन, फ्री मेडिकल एड, सब्सिडाइज्ड मील्स, ये सब एम्प्लॉयज़ को मिलता है. तो सैलरी इन काइंड, यहाँ पर वैल्यूज़ दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड और प्लस वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड मील्स. मगर यहाँ पर नहीं दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, नहीं दिया है. इन दिस क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है COE का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वो पेंशन ऑन रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉयज़, ये सब है, ये सब नहीं दिया गया है. तो आप सिंपली कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पर जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो 5th बिट में दिया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, उसको नहीं लेना है, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस इज द पार्ट ऑफ द वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. सो डोंट टेक इट सेपरेटली, इट इज द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. मैं बार बार बोला था, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. तो और उसको अलग से नहीं लेना है, अलग से लोगे तो डबल काउंटिंग, फिर एरर आ जाएगा.
Another question, calculate compensation of employees. Here wages in cash, contribution of employers to provident fund, free medical expense on employees, dearness allowance, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉइज, ये सब दिया है. तो सीओई वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड में फ्री मेडिकल एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉइज दिया है. फ्री मेडिकल एड इट इज द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिया है. तो यहाँ पर दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू प्रोविडेंट फंड. जो मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड जो है हमारा सैलरी से 10% डिडक्ट होता है. हमारा मीन्स एम्प्लॉइज का सैलरी से 10% डिडक्ट होता है और 10% वो आपका एम्प्लॉयर देता है. जो आपका एम्प्लॉयर देगा जो 10% वो एक्चुअली सीओई में आएगा. जो हमारा 10% जो एम्प्लॉइज का सैलरी से जो 10% जाएगा, एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ओके, ऑफ एन एम्प्लॉय. ओके, जो एम्प्लॉयर देगा, जो मालिक देगा जो 10%, वही क्या होगा ना, सीओई का पार्ट होगा. तो एम्प्लॉयज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है. तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ओके. और ये सब नहीं देना है. देखो यहाँ पर दिया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज. नो, एम्प्लॉइज मीन्स हम खुद का हमारा लाइफ इंश्योरेंस किया है, प्रीमियम हम भर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई एम्प्लॉयर हमारा मालिक नहीं दे रहा है, तो उसको नहीं लेंगे. तो ओनली लाइफ, इफ द क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन इट इज गिवन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉइज, देन उसको लेना है. ओके, ये सब चीज़ को लेके आपको निकालना है. यहाँ पर एक क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस इज द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. डियरनेस अलाउंस वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का एक पार्ट है, तो सेपरेटली उसको नहीं लेना है. मैं बार बार बोला, बेसिक पे डियरनेस अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस इज द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, उसको सेपरेटली नहीं लेना है. तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज इज द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, सो सेपरेटली इज नॉट इंक्लूडेड. एम्प्लॉइज जो प्रीमियम देता है लाइफ इंश्योरेंस का, उसको सीओई में नहीं लेना है. जो इंश्योरेंस एक्चुअली यदि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए इंश्योरेंस किया है, यदि एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस किया है, उसको लेंगे. इट इज़ द एम्प्लॉय, एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ सीओई इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. तो सामाजिक निरापत्ता के लिए, बेसिकली एम्प्लॉयज का सामाजिक निरापत्ता के लिए जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है, उसी को हम लेंगे. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट जीएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. इट इज गिवन रुपीज इन करोड्स. Compensation of employees, it is given interest, rent, profits, employers contribution to social security schemes, dividends, consumption of fixed capital, net indirect taxes, net exports, net factor income to abroad, mixed income of self employed. बहुत कुछ चीज़ दिया है. तो इनकम मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है, आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो सीओई क्लियरली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉपर्टी से आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी. रॉयल्टी यहाँ पर नहीं है, तो रेंट इंटरेस्ट लेना है. एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, ओके. प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, मिक्स्ड इनकम, ओन अकाउंट इनकम, ऑन इनकॉर्पोरेटेड इनकम, ये सब आपको थर्ड पार्ट है. तो डोमेस्टिक इनकम का जो पार्ट है सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके. प्रॉपर्टी से रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. कभी कभी मिक्स्ड इनकम नहीं, ओन अकाउंट इनकम, ऑन इनकॉर्पोरेटेड इनकम, ये दिया है थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट स्टेप हम निकाल दिया. तो एनडीपीएफसी निकाल दिया, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीएनपीएमपी. तो अभी जी को जाना है. एनडीपीएफसी निकाल दिया. अभी जीडीपीएफसी, नेट से ग्रॉस को जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. डेप्रिसिएशन इट इज सीएफसी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओके. जो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस सीएफसी, नेट टू ग्रॉस. तो अभी हमको जीडीपीएफसी मिल गया. तो टोटल जीडीपीएफसी क्या हुआ, रुपीज़ 5600 करोड़ हुआ. तो फिर हम जाएंगे जीडीपीएमपी, क्योंकि हमको निकालना है, क्या निकालना है ना, जीएनपीएमपी निकालना है. अभी कहाँ तक हम पहुँच गए, जीडीपीएफसी तक आ गए. तो एफसी टू एमपी आएंगे, जीडीपीएमपी, एफसी टू एमपी, एनआईटी ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को ऐड करेंगे, सब्सिडीज को माइनस करेंगे. क्लियर. एनआईटी दिया है, तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. तो जब एफसी टू एमपी आएंगे तब हम एनआईटी ऐड करेंगे. एनआईटी नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स जीएसटी ऐड करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे. तो वही जीडीपीएमपी मिल गया. तो अभी हम जीएनपीएमपी, डी से डोमेस्टिक से नेशनल को आएंगे. जब डोमेस्टिक से नेशनल को आएंगे तब हमको क्या सोचना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया, नेट फ्रॉम दिया है, ऐड करेंगे, और नेट टू दिया है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे.
तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड दिया है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में लिख दिया डोमेस्टिक टू नेशनल, जो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड सब्ट्रैक्टेड, ये सब नहीं लिखना है जब न्यूमेरिकल, आपको समझाने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली आई हैव रिटन विद इन द ब्रैकेट। स्टेप, इट इज द स्टेप 1 ऑफ फर्स्ट स्टेप फॉर इनकम मेथड, और CFC should be subtract, depreciation should be subtracted when there is conversion from gross to net। तो ये समझाने के लिए मैं लिख दिया। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टू नेशनल जब आएंगे तो DPMP GNPMP, डोमेस्टिक टू नेशनल हम NFIA सर्च करेंगे, NFIA नेट फ्रॉम, इफ नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल गया। देन अनदर कैलकुलेट नेशनल इनकम रेंट, इट इज गिवन नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट वो ट्रांसफर इनकम में आएगा, वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब दिया है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिविडेंड्स। बहुत कुछ चीज़ है जो हमारा जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको NDPFC निकालना है। जैसे यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज, तो COE में आप क्वेश्चन में देखो वेजेस एंड सैलरीज दिया है, प्लस थर्ड पार्ट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड नहीं दिया है। काइंड में क्या आता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की, फ्री मेडिकल एड की, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रेन, सब्सिडाइज मिल, ये सब नहीं दिया है। वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स, तो सामाजिक निरापत्ता के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है, उसमें होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो हो गया COE। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को आएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्रॉपर्टी से रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं दिया है और प्रॉफिट भी नहीं दिया है। ये प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन जस्ट यू सर्च द पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट। 3 पार्ट्स आर देयर, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैं बार बार बोल चुका हूँ। ओके, डिविडेंड इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड टू द शेयर होल्डर्स। ओके, दोज पीपल इन्वेस्टेड देयर फंड्स ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो लोग कंपनी का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है उनको कंपनी प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड उनको देना ही होगा। ओके, और कॉर्पोरेशन टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड थर्ड वन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अल्टरनेट नेम इज रिटेन अर्निंग एंड कॉर्पोरेट सेविंग। समझ में आ रहा है? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फ्यूचर एक्सपेंशन, जो बिजनेस का फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यूज किया जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अल्टरनेट नेम इज रिटेन अर्निंग एंड कॉर्पोरेट सेविंग। तो ये आ गया। तो प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दिया है तो आपको प्रॉफिट के 3 पार्ट को सर्च करना है न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर दे दिया डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड अनदर पार्ट मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम और ओन अकाउंट इनकम और ऑन इनकॉर्पोरेटेड इनकम, सेम थिंग यहाँ पर नहीं दिया है। तो नहीं, तो आपको 3 पार्ट सोचना है। फर्स्ट COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पर मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, और जहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिया है प्रॉफिट का 3 पार्ट्स लेना है। तो हम निकाल दिया, ये NDPFC आ गया। तो फिर हम नेशनल इनकम को जाएंगे। तो जब NDPFC डोमेस्टिक टे नेशनल, और कुछ नहीं, NDPFC और NNPFC ओनली हमको नेशनल। ओके, D2N हम NFIA देखेंगे। नेट फ्रॉम कि नेट टू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है तो ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड दिया है तो माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड दिया है तो माइनस करेंगे। ओके, सो पूरा कंप्लीटली डिस्कशन किया। ये जो सेकेंड पार्ट का, मेरा 2 पार्ट्स को देखो। जो it means how to measure, it means how to calculate national income by using income method। 2 पार्ट्स में डिस्कस किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट को देखिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इन वेरी नीट एंड क्लीन मैनर, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो जस्ट यू गो थ्रू माई 2 videos, you can get everything. You would not face any difficulty, you would not face any complication in regarding to the calculation of national income and domestic income। ओके, सो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और अच्छा वीडियो में लाऊंगा। और नेक्स्ट ये में मैं डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू सॉल्व द डबल काउंटिंग, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड वैल्यू एडेड मेथड, और प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड को मैं डिस्कस करूंगा। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। क्लियर? थैंक यू।